आप सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल पे जो उर्दू के मवाद आपको मुहैया कराए जाएंगे वो एनसीईआरटी की किताबों पर मबनी होगा। अक्सर देखा गया है एग्ज़ाम में कोई स्टेट कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है या कोई यूनिवर्सिटी किसी तरह के एंट्रेंस पेपर उर्दू के मुतालिक कंडक्ट कराता है, तो क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी क्वेश्चन में किसी भी सवाल में उसका ऑप्शन गलत दिया रहता है, जब हम क्लेम करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ रेफरेंस इन बुकों के ही काबिल कबूल होंगे। तो एनसीईआरटी की बुक को हर स्टेट और सेंट्रल लेवल पे तो होता ही है और हर यूनिवर्सिटी उसको काबिल कबूल मानती है। तो इसलिए आपके सामने जो भी मवाद मुहैया कराया जाएगा उर्दू के मुतालिक वो एनसीईआरटी कुतुब पर मबनी होगा और अक्सर स्टेट के हो या सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो उसके सवालात जो बनाए जाते हैं वो अक्सर इन्हीं किताबों को मद्देनज़र रखकर 90% सवालात बनाए जाते हैं। तो आइए आज का पहला सबक जो कि आपकी किताब में एनसीईआरटी की बुक में है उसको देखते हैं। सबसे पहले सिनफ़ गज़ल, जो गज़ल की सिनफ़ है एनसीईआरटी कुतुब में, इसके हवाले से क्या बात की गई है और ये आपको बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीआर 3 डीएसएसबी का और मानू इंट्रेंस बीएड के लिए, इन सब में बहुत कारआमद साबित होगी। चलिए आगे देखिए। सिनफ़ गज़ल, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। ये याद रखिए कि गज़ल क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुग़त में इसके माने हैं औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। लुग़त में मुराद क्या है कि जो डिक्शनरी है उसमें इसके मीनिंग क्या होंगे, गज़ल के मीनिंग क्या होंगे, तो वो होगा औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, ठीक है। फिर आगे देखिए। अरब शुअरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते या उनकी मोहब्बत पे अपनी दिली जज्बात का इजहार करते तो इस अमल को हम तग़ज़्ज़ुल कहते हैं और ऐसे अशआर को हम गज़ल कहते हैं। तो तग़ज़्ज़ुल किसे कहते हैं कि जिसमें अरब शुअरा अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते थे या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ बयान करते थे या अपनी मोहब्बत का वो इजहार करते थे, जो दिली जज्बात उनके जो एहसासात है उसका जब वो इजहार करते थे तो इस अमल को तग़ज़्ज़ुल कहते हैं और ऐसे अशआर को हम क्या कहेंगे, गज़ल कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए। गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुई है, कसीदे से हुई है और कैसे हुई है, आइए इस निकात को पढ़ें तो आपके सामने बिल्कुल आया हो जाएगा। कहा जाता है कि गज़ल की इब्तिदा कसीदे से हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। कदीम अरबी शायरी में कसीदे के शुरू में कुछ अशआर माशूक की याद में मौसम में बहार की आमद पर लिखे जाते थे। इन अशआर को तशबीब कहते हैं। जो कसीदे का सबसे पहला हिस्सा है, कसीदे के अगर अज्जा पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कसीदे के जो अज्जा है तशबीब, गुरेज़, मद, मद्दा और दुआ, ये सभी के सभी कसीदे के अज्जा थे। जो तशबीब का हिस्सा था, जो तशबीब का हिस्सा है, तो क्या इसी पे अक्सर शायर क्या करता था, अपने माशूक की याद में और मौसम में बहार का तस्करा करता था। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तशबीब के मज़ामीन पर मबनी अशार कसीदे के अलहदा आज़ादाना तौर पर कहे जाने लगे और इस तरह गज़ल वजूद में आई कि जो तशबीब के अशार थे गज़ल उस कसीदे में उस पर कहे जाते, लेकिन इतनी कसीर तादाद से इनमें अशार कहे गए कि वो कसीदे का हिस्सा ना रहकर आज़ादाना तौर पर भी लोग महबूब की याद में, अपनी माशूकाओं की याद में मौसम बहार का तस्करा करते थे। तो इस तरह एक अलग सिल्फ वजूद में आ गई, वो है गज़ल, ठीक है। आगे देखिए। गज़ल अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई, ठीक है। डायरेक्टली उर्दू में हमारे सामने गज़ल नहीं है, अरबी से कहाँ गई, फ़ारसी में गई और फ़ारसी शायरों ने गज़ल में कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, ठीक। अब उसमें देखिए कौन कौन से कारनामे हैं।
उन्होंने गज़ल के हर शेर को एक मुस्तकिल मज़मून का हामिल बनाया, हर शेर को। और शेर कहते किससे, देखिए अक्सर क्या कि हम सभी तलबा क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं जो भी उर्दू के, कि शेर और मिसरे में फ़र्क क्या है। तो जब आप कभी भी शेर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक लाइन होती है और दो लाइन होती है। तो ये जो लाइन होती है, पहली लाइन जो होती है ये एक मिसरा होगा, और ये दूसरी लाइन दूसरा मिसरा। तो दो मिसरे पर दो मिसरा मिलकर एक शेर बनता है, ठीक है, दो मिसरा मिलकर एक शेर बनता है। आप अक्सर किताबों में देखेंगे कि जो भी अशार दिए हुए हैं उन अशार, एक शेर में दो मिसरे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे 5 अशार हैं तो 10 मिसरे हो गए, अगर 18 अशार है तो इस तरह उसको डबल कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, गज़ल के अंदर इशारों और किनायों की बात करने की सलाहियत पैदा हुई। किनके ज़रिए? जो फ़ारसी लोगों ने किया। फ़ारसी के जो शुअरा थे, बड़े से बड़े मज़मून को इलामत, तशबीह और इस्तिआरे के बारे में दो मिसरों में अदा किया जाने लगा, कि सिर्फ दो ही मिसरे में बड़ी सी बड़ी बात हो, बड़ा सा बड़ा उन्वान हो, उसमें इलामत और इशारे के ज़रिए और तशबीह के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ दो ही मिसरों में, ये मतलब कि एक शेर में बात को मुकम्मल की जाने लगी। फिर देखिए, फ़ारसी शायरों ने मौज़ूआत और मज़ामीन के लिहाज से गज़ल में वुसअत पैदा की, कि मज़ामीन और मौज़ूआत के एतबार से, कि पहले क्या था कि जब अरबी में अशार कहे जाते थे तशबीह के, तो सिर्फ़ और सिर्फ माशुकाओं की तारीफ़ होती थी, उनके हुस्न और जमाल की तारीफ़ होती थी, या मौसम बहुत किया था, मौसम बहार का उन्होंने तज़किरा कर दिया, सिर्फ यहीं तक वो पूरा का पूरा गज़ल क्या मुहीत था। लेकिन जब फ़ारसी में गया तो फ़ारसी के शायरों ने क्या किया, उनके मौज़ूआत में थोड़ा वुसअत लाए, फैलाव लाया, और भी चीज़ों पर उन्हें अशार कहने शुरू कर दिए, ठीक। फिर गज़ल में इश्क़ मजाजी के साथ साथ इश्क़ इलाही, बेसबाती दुनिया, जाहिदों से छेड़छाड़, अहले रियापत तंज़ और रिंदी और मैख्वारी के मज़ामीन फ़ारसी शायरों की ही ईजाद है। अगर ये कहा जाए कि इश्क़ मजाजी के अलावा जो इश्क़ हकीकी होता है उसका तज़किरा कहाँ से किया गया है, तो ये सब के सब आपको फ़ारसी से आया है, फ़ारसी शुअरा ने इसका ईजाद किया है। इश्क़ इलाही, अब आपको एक मैं बात बता दूं कि इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी दो चीज़ें होती हैं। शायर जब भी कभी किसी भी इश्क़ का तज़किरा करता है तो वो दो चीज़ों को ख़ास अपने सामने रखता है। एक इश्क़ हकीकी, इश्क़ हकीकी, इश्क़ हकीकी, ठीक है। इश्क़ हकीकी में क्या होता है कि जब शायर खुदा से अपनी मोहब्बत का इज़हार खुदा से करे, अपने इश्क़ का इज़हार खुदा से करे, अल्लाह से करे, तो उसको इश्क़ हकीकी कहेंगे। और इश्क़ मजाजी कि जब शायर अपनी मोहब्बत का इज़हार इंसानों से, जो लोग हैं उनसे अपने इश्क़ का, मोहब्बत का इज़हार करता है, तो उसको इश्क़ मजाजी कहते हैं। ये इतनी सी बात याद रखिएगा कि इश्क़ हकीकी कि जब एक इंसान या शायर अपनी मोहब्बत का इज़हार खुदा से करे तो उसको इश्क़ हकीकी कहेंगे, और वही इंसान जब लोगों से अपनी मोहब्बत का इज़हार करे, वो महबूब की शक्ल में हो या किसी भी सूरत में हो, तो वो उसको इश्क़ मजाजी कहेंगे, ठीक है। ये अक्सर आपको शेर में जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो उस्ताद बताएंगे कि इस शेर के अंदर इश्क़ हकीकी, इश्क़ की बात की गई है, इस शेर के अंदर इश्क़ मजाजी की बात की गई है। तो ये पता होना चाहिए कि इश्क़ मजाजी, इश्क़ हकीकी कहते किसे हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, गज़ल में रदीफ़ फ़ारसी शायरों की देन है, कि जो रदीफ़ है, आप देखेंगे अक्सर कि उर्दू शायरी में रदीफ़ और काफ़िया का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसका बहुत लिहाज रखा जाता है। तो रदीफ़ कहाँ से आया है? फ़ारसी शायरी से आया है, ठीक है। और अरबी शायरी में सिर्फ काफ़िया होता था, रदीफ़ नहीं होता था। क्या है कि अगर आप पढ़ेंगे तो अरबी शायरी में सिर्फ़ और सिर्फ काफ़िया की पाबंदी की जाती थी, रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती थी, ठीक। अब क्या है, उर्दू में गज़ल फ़ारसी अदब से आई है। अब अगर पूछा जाए, आपसे सवाल किया जाए कॉम्पिटिटिव पेपर में कि उर्दू किस ज़बान से आई है, उर्दू जो गज़ल है उर्दू में वो कहाँ से आई है, फ़ारसी से अगर ऑप्शन दिया हो, तुर्की से दिया हो, आपका अरबी से दिया हो, तो आप फ़ारसी लगाएंगे, फ़ारसी, ठीक है।
फिर अगला पॉइंट क्या है कि अरबी में गज़ल इश्किया अशार को कहते हैं। तशबीब का हमने अभी ऊपर तज़किरा किया है कि तशबीब में करता क्या था शायर कि महबूब की जो माशिकाएँ हैं या उसका महबूब है जो आशिक है उसकी याद में जो महसूस कर रहा है उसका तज़किरा करता था, उस एहसास की हुई चीज़ को अपने जज्बात के ज़रिए उसका इज़हार करता था, या मौसम बहार का तज़किरा बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये सब और सब क्या थे, इश्क पे ही मबनी थे, इश्क़ अशारी हुआ करते थे। फिर क्या है, आशिकाना मज़ामीन और ग़िनायत गज़ल की ख़ास पहचान है। अगर ऑप्शन दे दिया जाए आशिकाना मज़ामीन और ग़िनायत किसकी पहचान है, तो ये गज़ल की पहचान है। ठीक है, गज़ल की पहचान है ये, ग़िनायत और आशिकाना मज़ामीन, ये याद रखिएगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। फिर कह रहे हैं कि गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। क्या कि शायर जो गज़ल के शायर होते हैं वो अपनी बात कहने के लिए सिर्फ दो मिसरे ही लेते हैं। मतलब एक शेर में, मैंने बताया कि एक शेर दो मिसरों पे मुहित होता है, मुश्तमिल होता है, तो दो मिसरों में अपनी पूरी की पूरी बात शायर को आज़ादी होती कि इस दो मिसरे में मुकम्मल कर दे। उस दो मिसरे से, उस एक शेर से पूरा का पूरा उसका मफ़हूम ज़ाहिर हो जाता है। हमें तीसरे और चौथे मिसरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरे शेर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, दो ही मिसरे से एक शेर से पूरा का पूरा मफ़हूम वाज़े हो जाता है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, गज़ल में मौज़ूआत और मज़ामीन की कोई कैद नहीं। बिल्कुल, कि पहले तो जब ये अरबी में था तो इश्क तक महदूद था, लेकिन जब फ़ारसी में आया तो फ़ारसी वालों ने मौज़ूआत और मज़ामीन में वसअत पैदा की, ज़्यादा उनके अंदर फैलाव लाया, उसको बहुत ज़्यादा, कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस चीज़ को बयान कर सकते हैं, आप लोगों के दुख दर्द को भी बयान कर सकते हैं, अपने हालात को भी बयान कर सकते हैं, और सिर्फ अपने महबूब तक ही चीज़ों को महदूद मत रखिए, सियासी चीज़ें बयान कर सकते हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसका भी आप तज़किरा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की क्या है, अब मौज़ूआत की क़ैद नहीं रहेगी, अब किसी भी चीज़ पर आप शेर कह सकते हैं, गज़ल कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगला पॉइंट, गज़ल में अशार की तादाद की क़ैद नहीं, ये नहीं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ दो ही शेर कहना है, सिर्फ चार ही शेर कहना है तभी ये गज़ल के ज़ुमरे में आएगा, ऐसा नहीं है। तो अक्सर देखा गया है कि गज़ल के जो अशार होते हैं वो कम से कम 5 होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 19 पाया गया, जो निकाला गया अक्सर गज़लों से, तो उसमें आम तौर पर 5 से 19 तक के अशार उनको मिले हैं तनकीद निगारों को। और फिर आगे कह रहे हैं कि कभी कभी एक ही बहर और रदीफ़ व काफ़िया में शायर एक से गज़लें कह देता है। क्या कहते हैं कि कभी कभी एक ही बहर का और एक ही रदीफ़ और काफ़िए में शायर गज़लें कह देता है। तो जब ऐसी अशार पाए जाए, ऐसी गज़लें पाई जाए, तो उसको हम कहते क्या, उसको हम दो गज़लिया, से गज़लिया और चार गज़लिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दो गज़लिया या से गज़लिया या चार गज़लिया किसे कहते हैं, तो आप जहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया हो कि एक ही बहर और एक ही रदीफ़ और काफ़िए में शायर अब गज़लें कहें, तो उसको हम दो गज़लिया, से गज़लिया और चार गज़लिया कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, शायर गज़ल के अंदर किसी एक मौजू या तजर्बे को एक से ज़्यादा अशार में बयान करे तो उसको क़त्अ कहते हैं। कि पूरी एक गज़ल चली आ रही है, लेकिन उसी गज़ल के अंदर एक मौजू को, एक उन्वान को या एक तजर्बे को जो महसूस कर रहा है, अगर उसको बयान कर रहा है, हाँ, तो एक से ज़्यादा अगर वो अशार लेता है, जैसे मैंने कहा कि एक शेर अगर है तो उसमें दो मिसरे होने लाजमी हैं, अगर एक शेर है तो दो मिसरे होंगे, तो अगर वो दो मिसरे के अलावा तीसरा मिसरा और चौथा मिसरा का भी अपने उसी मौजू के तहत बयान करना चाह रहा है, तो इसको, इस टर्म को कहेंगे क्या, उसको उर्दू अदब में क्या कहेंगे, तो उसको क़त्अ कहते हैं, और ऐसे अशार को क़त्अबंद कहते हैं। तो क़त्अबंद के लिए एक चीज़ समझ में आई कि जब एक शेर से ज़्यादा दूसरे शेर में भी अपने ख़यालात का इज़हार करे, अपने मौजू का इज़हार करे और उसी से मुताल्लिक़ हो, तो उसमें उसको हम क़त्अ कहते हैं। आप क़त्अ के शेर की पहचान कैसे कर सकते हैं, जब कभी भी आप गज़ल की कोई किताब पढ़ेंगे उसमें क़त्अ अगर होगा तो आप देखिएगा ऐसे काफ़ लिखा रहेगा। ठीक है, अगर शेर के आगे फ़ौरन क्या है, ऊपर काफ़ लिखा रहेगा, मतलब समझिए कि उसके बाद आने वाला वो क्या है, क़त्अ का शेर है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं,
गज़ल का पहला शेर जिसको दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, ठीक है, दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होंगे तो उसको मतला कहते हैं। कि अगर एक मिसरा है और उसके बाद दूसरा मिसरा जो शेर का आ रहा है तो उस वो भी क्या है, हम रदीफ़ है और हम काफ़िया है, तो उसको मतला कहेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अक्सर एग्ज़ाम पूछा जाता है कि मतला किसे कहते हैं। हम रदीफ़, अगर पहला शेर, गज़ल का पहला शेर हम रदीफ़ और हम काफ़िया है, दोनों मिसरे, तो वो क्या होंगे, वो मतला कहलाएगा। इसके बाद का पॉइंट देखिए, मतले के बाद आने वाले मतले को क्या कहते हैं। अगर एक मतले के बाद फिर दूसरा भी शेर क्या है, मतले ही का आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला। ये बात याद रखिएगा, मतला किसे कहते हैं और हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला किसे कहते हैं। तो मतला किसे कहेंगे कि अगर गज़ल का पहला शेर हम रदीफ़ और हम काफ़िया होगा तो वो मतला कहलाएगा। और मतले के बाद आने वाले मतले को, अगर मतले के बाद फिर मतला आ रहा है तो उसको हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। गज़ल के अगर आखिर में, अब शुरू का अगर शेर है उसमें रदीफ़ व काफ़ी की पाबंदी की गई है तो आपका मतला हो गया। और गज़ल के आखिर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है, जैसे असदुल्ला ख़ान, उनको क्या तखल्लुस क्या उनका, गालिब है। ठीक है, मीर तकी उनका नाम है और मीर क्या है उनका, फिर तखल्लुस है। तो ऐसे नाम का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है शेर के आखिर में तो उसको क़ता कहेंगे। ठीक है, कभी कभी शेर लिख के दे देता है और शेर लिख कर दे दिया, इससे मुझे कि किसकी मिसाल है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा। अगर उसमें तखल्लुस का इस्तेमाल किया गया तो वो मक्ते का शेर होगा। अगर मतले रदीफ़ व काफ़ी की पाबंदी की गई है तो वो मतले का शेर होगा। ठीक, फिर आगे, दरमियान में भी शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कभी कभी शायर क्या करता है कि दरमियान में भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या ऐसी सूरत में अगर गज़ल के दरमियान में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसको मक्ता कहेंगे? कतई नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, वो मक्ते के ज़ुमरे में आएगा ही नहीं। मक्ते के लिए लाजमी है कि वो गज़ल का आखिरी शेर हो और उस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो, तभी वो मक्ते के ज़ुमरे में आएगा। अगर दरमियान में, बीच में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेगा तो उसको मक्ता नहीं कहेंगे, कतई नहीं कहेंगे। ठीक है, और फिर करेंगे, गज़ल का अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं। पूरी गज़ल 5 अशार पर मुश्तमिल है मिसाल के तौर पर, या 10 अशार पर मुश्तमिल है, तो उसमें जो सबसे बेहतरीन गज़ल होगा, जो सबसे अच्छा जो शेर होगा गज़ल का, जो पूरी गज़ल है उसमें जो सबसे अच्छा शेर होगा उसको हम बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं। अक्सर ये पूछ लिया जाता है बैतुल गज़ल को दूसरा नाम क्या है, तो शाह बैत है। और शाह बैत किसे कहते हैं ये भी पूछ लेता है। गज़ल का जो अच्छा शेर होता है उसको शाह बैत कहते हैं या बैतुल गज़ल कहते हैं। बीपीएससी में तो अक्सर ये कहा जाता है, एक में 2-2 ऑप्शन दे देते हैं, एक से ज़्यादा में, कि तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहलाएगा तो शाह बैत। तो देखकर दोनों अगर ऑप्शन आ गया तो इस सूरत में आपको एक से ज़्यादा वाला जो ऑप्शन होगा उस पर मारिएगा, उस पर टिक लगाइएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाए तो उसको गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। अब ये बताइए, आप सोचिए कि सिर्फ रदीफ़ किस ज़बान में कहा जाता था। अभी हमने ऊपर बताया आपको कि जो अरबी ज़बान है, अरबी ज़बान में सिर्फ काफ़िया बंदी होती थी। क्या है, अरबी ज़बान में सिर्फ काफ़िए पे ही गज़ल को मुकम्मल कर दिया जाता था। लेकिन रदीफ़ कहाँ से आया, ये फ़ारसी से आया, फ़ारसी शुअरा के ज़रिए हमारे पास रदीफ़ आया। और काफ़िया कहाँ से आया, ये अरबी शुअरा के ज़रिए आया। ठीक है, तो अरबी के जो शुअरा थे जब वो गज़ल कहा करते थे तो सिर्फ़ और सिर्फ काफ़िए की पाबंदी करते थे। लेकिन फ़ारसी वालों ने क्या किया, काफ़ी के साथ साथ रदीफ़ का भी उन्होंने इजाफ़ा कर दिया। तो जिसमें रदीफ़ न पाया जाए, ऐसे अशार जिसमें रदीफ़ ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ शेर क्या है, काफ़िए पे ही ख़त्म हो जाए, काफ़ी की पाबंदी की गई हो, तो उस ऐसी गज़ल को क्या कहेंगे, तो ऐसी गज़ल को गैर मुरद्दफ़ कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि गैर मुरद्दफ़ की मिसाल क्या है, तो ऐसे अशार जिसका
ایسے اشعار جس کا اختتام صرف قافیے پر ہو جائے تو اس کو ہم غیر مردف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بحر ردیف اور قافیہ جس کے تحت غزل کہی جاتی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں. اب بتائیے زمین پہ ہی آپ گھر کی تعمیر کرتے ہیں, آپ کے پاس زمین ہی نہ ہو تو آپ کسی بھی گھر کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گھر کی تعمیر کرنے کے لیے, کوئی بھی گھر بنانے کے لیے آپ کو زمین کا ہونا ضروری ہے. تو غزل اگر آپ کو کہنا ہے تو غزل کی زمین, آپ کو زمین کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. تو اس کی زمین کیا ہے غزل کی؟ بحر ہو, ردیف ہو, قافیہ ہو. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو یہ کیا ہوں گی؟ تب آپ جا کر غزل کہہ پائیں گے. تو انہی تینوں چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غزل کی زمین کہتے ہیں. بحر, ردیف اور قافیے کو ہم غزل کی زمین کہتے ہیں. اور اگر ان تینوں چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے تبھی غزل بہت اچھی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے کہ یہ جو اوپر کے تمام مواد کیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ کن کن کتاب کو مد نظر رکھ کے پیش کیا گیا ہے. تو NCERT کی جو کتاب ہے انہی کتابوں کی مدد سے آپ کے سامنے یہ مواد پورا کانٹینٹ بنایا گیا ہے. اب دیکھیے کن کن کتابوں سے مدد لی گئی ہے. گلستان ادب ہے, ایک کتاب ہے گلستان ادب جو 11ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. صفحہ نمبر 117 پہ اس کا تذکرہ غزل, صرف غزل کا تذکرہ دیا گیا ہے. اور گلستان ادب پھر جو گلستان ادب ہے دوسری 12ویں جماعت کی, اس کے صفحہ نمبر 142 پہ صنف غزل کا تذکرہ کیا گیا ہے. نمائے اردو جو 9ویں جماعت کے لیے ہے اس پہ صفحہ نمبر 111 پہ اس کا تذکرہ دیا گیا ہے. نمائے اردو جو 10ویں جماعت کی ہے اس پہ صفحہ نمبر 104 پہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. نئی آواز جو 11ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے وہ کیا ہے 106 نمبر صفحہ پہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اردو قواعد اور انشاء جو NCERT کی کتاب ہے اس میں جو اردو گرامر کی کتاب ہے اردو قواعد کی, یہی چلتی ہے اس میں. تو صفحہ نمبر 86 پر اس کا تذکرہ ہے. تو ان کتابوں کی مدد سے کیا ہے کہ اوپر کا کانٹینٹ پورا کا پورا تیار کیا گیا ہے. اگر اس طرح کے سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں اور آپشن غلط دیا ہو تو ان کتابوں کے حوالے سے آپ کتابوں کو دیکھ کر ریفرنس کے طور پر آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ سوال ایسا نہیں, اس سوال کا جواب ایسا ہونا چاہیے. اگر جواب آپ کو غلط نظر آتا ہے, اگر آپ کو شک کے دائرے میں کھڑا کرتا ہے تو. ٹھیک ہے. آج کے اس سبق میں, آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. صنف غزل سے آپ کے اس نئے ویڈیو اور نئے چینل کی افتتاح کی جا رہی ہے, شروعات کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اب سب سے پہلے غزل جو بھی کتابیں تھیں اس میں سب سے پہلے میں نے غزل سے اسٹارٹ کیا ہے. اب غزل کے بعد جو NCERT کتاب میں جن شعراء کا ترتیب وار تذکرہ ہے, اور میں نے کوشش کیا ہے کہ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے جو سب سے بڑے شاعر ہیں ان کو سب سے پہلے رکھا جائے, اور جو ان سے چھوٹے ہیں ترتیب وار کیا ہے میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ آپ کو پلے لسٹ میں سبھی کیا ہے تاریخ پیدائش کے اعتبار سے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے سبھی مل جائے گا. اگر آپ کو ایسے بھی آپ کو لگانے میں کوشچن پیپر سالو کرنے میں کہ ہاں پہلے کی کون میں نے پڑھا تھا تو مطلب وہ سب سے بڑے ہیں, جیسے ولی کو ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے تو ولی کیا ہے میر درد سے بڑے ہیں. اور میر درد کیا ہے, میر تقی میر کیا ہے, میر درد بڑے میر تقی میر سے. اس طرح کے اگر آپ کی ترتیب آئے گی تو اس طرح بھی آپ ذہن میں اگر تاریخ پیدائش آپ بھول جاتے ہیں سیکوینس کی کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو اس طرح بھی آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی. تو اس ویڈیو کو آپ اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں, اردو والے بھیا کے چینل کو. انشاءاللہ ترتیب وار اور سبھی چیزیں کیا ہے NCERT بک کے حوالے سے آپ کے سامنے مواد کو پیش کیا جائے گا. اور میرے خیال سے آپ کے سامنے جو بھی چیزیں پیش کی گئی ہیں آپ کے لیے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوں گی. تب تک اگلی ویڈیو تک آپ انتظار کیجیے. انشاءاللہ پلے لسٹ میں سبھی ویڈیو ترتیب وار آپ کو مہیا کرا دی جائیں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.